इसलिए राजनीति अब एक धंधा बन गई है और इतना निकृष्ट धंधा बन गई है जिसमें वेश्यावृत्ति से भी ज्यादा नीचे की गिरावट आ चुकी है। वेश्याओं को मैं मानता हूं वो नेताओं से अच्छी हैं, क्योंकि जिससे पैसा लेती है रात भर उसी के साथ सोती है। ये नेता तो उससे भी नीचे गिरे हुए हैं, जिस पार्टी का टिकट लेके चुनाव जीतते हैं दूसरे दिन किसी दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं। इन हरामखोरों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। और सत्ता में जाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कैसे कैसे गठबंधन होते हैं, कैसे कैसे समझौते होते हैं। जीवन भर जिनको गालियां देते रहे उन्हीं के साथ बैठकर सरकार चलाते। ये है राजनीति की नैतिकता। वेश्याएं भी बहुत ईमानदार होती हैं कुछ मामलों में, नेता तो वेश्याओं से भी गिरे हुए हैं। ऐसे हालात इस देश में हैं और मुझे बहुत दर्द है ये कहते हुए कि ऐसे ही देश के लिए भगत सिंह की कुर्बानी हुई है, ऐसे ही देश के लिए ऊधम सिंह की कुर्बानी हुई है, ऐसे ही देश के लिए खुदीराम बोस की कुर्बानी हुई है और ऐसे ही देश के लिए सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा, सालों साल भटकते रहे, कभी जर्मनी, कभी रूस, कभी सिंगापुर, और उस भटकन का आज ये नतीजा है कि भारत इतनी निकृष्ट स्तर के नेताओं से घिरा हुआ देश बना हुआ है। ऐसे देश में आप बोले तो जनसंख्या बढ़ोतरी से गरीब नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ोतरी से गरीब है। जनसंख्या बढ़ोतरी से बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ोतरी से बेरोजगारी। ऐसे देश में हम रहते हैं। कभी कभी शर्म आती है कि ये देश भगत सिंह का है, ऊधम सिंह का है, चंद्रशेखर का है, जिन्होंने सिर्फ अपने जीवन को दांव पर लगाया इसलिए कि आने वाली प्रजा, आने वाली पीढ़ी सुखी रहे। अपना जीवन पूरा दांव पर लगाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी आप सब जानते हैं। आईसीएस में सेलेक्ट हुए थे, टॉपर थे। वो चाहते तो अंग्रेज सरकार की चाकरी करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन आईसीएस में टॉप करने के बाद भी अंग्रेजों की सबसे ऊंची नौकरी को लात मार दिया, ठोकर मार दिया और इस देश से निकल गए। दूसरे देश में जाकर भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया, आर्मी बनाई और उस आर्मी से भारत पर हमला भी किया। अगर सुभाष चंद्र बोस को यह मालूम होता कि मेरे देश में आने वाले 50 साल के बाद इतने भ्रष्टाचारी नेता पैदा होते तो क्या वो ये संघर्ष करते? भगत सिंह ने तो 23 साल की उम्र में तय कर लिया फांसी पर जाना है, देश के लिए शहीद हो जाए। भगत सिंह को अगर ये मालूम होता कि आजादी के बाद इतने हरामखोर भ्रष्टाचारी नेता पैदा होंगे तो क्या भगत सिंह अपनी कुर्बानी देता? खुदीराम बोस ने तो अपनी उम्र के 15वें साल में इस देश में शहादत पाई। अगर खुदीराम बोस को मालूम होता कि मेरे देश के नेता इतने भ्रष्टाचारी निकलेंगे आजादी के बाद, तो क्या खुदीराम बोस की कुर्बानी होती? और ये 2-3 नाम तो मैंने आपको ऐसे ही गिनकर बता दिए। भगत सिंह, ऊधम सिंह, खुदीराम बोस जैसे 6,40,000 क्रांतिवीर थे जिनकी कुर्बानियां हुई हैं, जिनकी शहादत हुई है, तब ये देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 47 को। आजादी ऐसे ही नहीं मिली है इस देश को, और अंग्रेजों ने थाल में रखकर हमको आजादी भेंट नहीं की है। आजादी लाने के लिए हमने मूल्य चुकाया है, कीमत चुकाई है। 6,40,000 क्रांतिवीरों की कुर्बानियां दी है। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा मूल्य नहीं चुकाना पड़ा आजादी के लिए। दक्षिणी अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम हुआ, 450 साल गुलाम रहा। 450 साल की गुलामी से आजादी लाने में दक्षिणी अफ्रीका में मात्र 90,000 कुर्बानियां हुई हैं। दक्षिणी अफ्रीका के 90,000 नेता शहादत में शहीद हुए और भारत में मात्र 250 साल की गुलामी में 6,40,000 कुर्बानियां हुई। अल्जीरिया नाम का एक देश फ्रांस का गुलाम रहा 300-350 साल, और अल्जीरिया में मात्र 10,000 शहादत हुई है, कुर्बानियां हुई हैं और वो देश आजाद हुआ है। लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश, चिली, कोस्टा रिका, कोलंबिया, ये सब गुलाम रहे हैं अलग अलग समय पर ब्रिटेन के, अमेरिका के, लेकिन किसी ने इतनी कुर्बानी नहीं दी है। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने अपनी आजादी लाने में 6,40,000 क्रांतिवीरों की कुर्बानी दी है, और ये कुर्बानी का मूल्य बहुत बड़ा है। इसलिए दिल में दर्द होता है कि आजादी के 50 साल के बाद ऐसा भारत देखने को मिल रहा है जो भयंकर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी में डूबा हुआ है, जहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान बिना रोजगार के सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं। गरीबी दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों को जंगलों से बीन कर विषैले फल खाने पड़ रहे हैं और उसके बाद उनकी हत्याएं हो रही हैं। ऐसा दृश्य इस देश में देखने को मिलता है।
अभी लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, वो मुझे बार बार कहते हैं कि राजीव भाई ये इतना खराब हो गया है हमारा देश, इसको सुधारने का कोई रास्ता है क्या? इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसको ठीक करने का कोई उपाय है क्या? तो मैं सभी को यह कहता हूं कि भाई, दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। भारत की ये जो समस्या इतनी बढ़ी हुई है, इसका भी समाधान है, लेकिन इसका समाधान आपके पास है, राजनेताओं के पास नहीं है। आपके पास है, पार्टियों के पास नहीं है। आपके पास है, सरकारों के पास नहीं है। सरकारें बनती हैं और पार्टियां देश में सरकार बनाती हैं, वो आप जानते हैं नितांत स्वार्थ के लिए। उसके पीछे कोई आदर्श नहीं होता, उसके पीछे कोई मान्यता नहीं होती है, कोई प्राथमिकता नहीं होती है। अगर कोई आदर्श होता, मान्यता होती, प्राथमिकता होती, तो इस तरह के गठबंधन होते कभी? जो जिंदगी भर एक दूसरे को गाली देते हैं, वो मिलकर सरकार चलाते कभी इस देश में? ये तो सारी की सारी सरकारें, सारी की सारी पार्टियां सब मिलकर अगर कुछ करते हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, देश इसमें कहीं भी नहीं। तो जरूर आपको ये कहकर समझाएंगे कि हम सब देश के लिए करते हैं, ये सब झूठ बात है। वो जो भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, नितांत स्वार्थ के लिए करते हैं। क्योंकि देश के लिए करना है तो बिना सरकार में जाए बहुत कुछ हो सकता है, बिना सरकार चलाए बहुत कुछ हो सकता है, बिना पार्टियों में जाए बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, सभी सरकारों में नहीं जाते हैं, सभी पार्टियां नहीं चलाते हैं, सभी सरकार भी नहीं चलाते। बिना सरकार में जाए, बिना राजनीतिक दल बनाए हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।